अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई अरसे से इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी लेके जा चुकी है, जहां इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस की 4 रोज के बाद कल दोबारा समाअत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमतें और पुलिस समेत दीगर इदारे लेवल प्लेइंग फील्ड में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। मगर आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अपने जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 76% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 843 कागजात नामजदगी में से 598 मंजूर हो चुके हैं, जबकि सूबाई असम्बलियों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1777 में से 1398 कागजात मंजूर हुए हैं। इसी तरह निगरान पंजाब हुकूमत ने कल इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए ये दावा किया गया है कि पंजाब हुकूमत शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को जो हिदायत दी थी उस पर हुकूमत ने मनोअन अमल दरामद किया है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सारी सियासी जमातों के इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में कोई जानिबदारी नहीं बरती गई और तमाम उम्मीदवारों को बगैर किसी रुकावट के कागजात जमा करने की इजाज़त दी गई और किसी उम्मीदवार या उम्मीदवार के तजवीज़ या तायद कुरंदा को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। अब इस केस में समाअत कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे क्या उम्मीदें हैं, इस समेत दीगर मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ अरसे से शिकवा कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं दी जा रही। इस हवाले से आप लोग मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए, जहां समाअत दोबारा कल शुरू होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज जवाब जमा करवाए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो कह रहे हैं कि ये तमाम जो आपके शिकवे या इल्जामात हैं वो गलत है, क्योंकि 76% जो कागजात नामजदगी हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर स्टेज पर ही मंजूर कर लिए गए थे। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने भी ये कहा है कि जो हिदायत हमें ईसीपी की तरफ से मिली थी, हमने मनोअन उस पर अमल किया है और ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि हमने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने से किसी को रोका हो, किसी सेकेंडर या प्रपोजर को हमने इलीगली डिटेन किया हो या अरेस्ट किया हो। तो ये मौक़िफ़ है निगरान पंजाब हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया है। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमने अपना मौक़िफ़ दिया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, और मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। और हम समझते हैं कि हम देखें, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंश्योर किया जाए कि लेटर एंड स्पिरिट में जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया था कि भाई इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, तो इलेक्शन वक्त पे हो और ना सिर्फ फेयर हो बल्कि फेयर होता हुआ नजर भी आए। अब इसमें जहां तक रिटर्निंग अफसरान का ताल्लुक है जनाब शहजाद भाई, देखिए हमने तो हजारों अपने नॉमिनेशन पेपर इसलिए जमा किए, हमारे साथ जो हो रहा था इस वजह से हमने एक एक हल्के से 3-3, 4-4 बंदों से नॉमिनेशन जमा करवाए। लेकिन हमारे साथ असल में गेम ये हुई है कि जो टॉप लीडरशिप है सूबाई और मरकजी, आपकी टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग फॉर्मर कैबिनेट मेंबर जो अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ हैं, ज्यादातर उन लोगों को जो है विद स्ट्रोक ऑफ अ पेन, बगैर किसी वजह के उनको फारिग किया गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि तमाम को, जो टॉप लीडरशिप है वो टारगेट किए गए हैं। बेशक इनकी बात शायद उसमें कोई ना कोई वजन होगा कि 76% मंजूर हुए हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए ना कि आपकी जो टॉप लीडरशिप है, खान साहब से लेके शाह महमूद कुरैशी, आप जाते जाएं एजाज चौधरी साहब, मुराद सईद साहब, शहर अफरीदी साहब, असद कैसर साहब, मैं तो खैर वर्कर हूँ, बाकी जितनी टॉप लीडरशिप है, सूबाई हमारी पश्तूनख्वा में आप देख लीजिए, आतिफ खान साहब, शहराम तरक्की साहब, और इस तरह आप आते जाएं, तैमूर खान झगड़ा साहब, ये सारे पंजाब में आप देख लें, असलम इकबाल साहब, ये सारे जितने, हमाद अजहर साहब, तो ये सारों का रिजेक्ट हुआ है। आप ये देख लीजिए, मतलब कोशिश ये की गई कि टॉप लीडरशिप को साइड लाइन किया जाए। दूसरा, आपने भी जनाब देखा होगा, शहजाद साहब आपके कैमरामैन ने दिखाया होगा, सर हमने देखा कि नॉमिनेशन पेपर जमा करते वक्त जो मसले मसाइल आते रहे कि सेकेंडरी प्रपोजल का अगवा होना, लोगों का वहां पे अलाउ ही ना होना, हाथों से कागजात का छीनना, क्या ये सारी चीजें हमारे इंतहाई काबिल एहतराम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर साहब को और उनकी इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आए? उस पर क्या एक्शन लिया गया है और उस पर किन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? पुलिस का काम क्या था? लोगों की हिफाजत करना, या वहां इंतजामिया ने जिस तरह कागजात छीनने, क्या ये इनकी जिम्मेदारी थी? जिस तरह खवातीन के हाथ से छीने गए, ये बड़ा बैड टेस्ट में ये गया है। इलेक्शन होने से पहले ही इलेक्शन को मुतनाज़ किया गया है।
लेकिन अली साहब, आप समेत कई और रहनुमा जिनके पेपर्स रिजेक्ट हुए थे, और ये आपकी बात दुरुस्त है, जो प्रोमिनेंट नाम थे पीटीआई के उनमें से बहुत सौ के पेपर्स रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन अब आप समेत कई लोगों के जो पेपर्स हैं वो अप्रूव हो गए हैं। ट्रिब्यूनल स्टेज पे उनको अपील जो उन्होंने की थी वो उनके हक में फैसला हुआ है। तो एटलीस्ट आप ये तो कहेंगे ना कि अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो आप कह रहे हैं कि रिलीफ हमें मिलना चाहिए था रिटर्निंग ऑफिसर से, वो तो मिल रहा है ना अदालतों से। देखिए शहजाद साहब, ये बहुत बड़ा ये नुक्ता जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, मुझे उस पर जाती तौर पे दुख है। दुख इसलिए है कि क्या तमाम उमूर मुमलिकत और तमाम उमूर रियासत अब सिर्फ जुडिशरी ने हल करने, इंसाफ सिर्फ जुडिशरी ने देना है, आइन पे अमल सिर्फ जुडिशरी ने करना है? क्या सिर्फ जज साहिबान ने आइन पाकिस्तान पे अमल करना है और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बाकी लोगों की? जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है ये किस मरज की दवा है? हमने तो बड़े बड़े जय्यद, बड़े जगादरी किस्म के, बड़े उसूल परस्त और बड़े ही जो है ईमानदार और प्रेशर लेने वाले हमने ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं। अपनी हुकूमत में भी हमने उन लोगों को सपोर्ट किया है। क्या एक आरओ की जिम्मेदारी नहीं है कि गलत फैसले के सामने वो खड़ा हो जाए? क्यों आरओ के लेवल पे इंसाफ नहीं हुआ और हमें अदालतों में जाना पड़ा? ये बहुत बड़ा सवाल है इन आरोप पे, और यही हम विंडिकेट होते हैं, यही हमारी बात सच्ची साबित होती है जब हमने इंतहाई काबिल एहतराम, मैं 3 बार कह रहा हूं कि काबिल एहतराम काजी फायद ईसा साहब के सामने जब हमारे इंतहाई ही काबिल वकील जनाब हमारे उमर नियाजी साहब की जो एक पिटिशन आई थी जिसपे सुने बगैर बड़े स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आए थे, और हम फिर भी एहतराम करते हैं, लेकिन हमने ये नुक्ता रखा कि हमें आरोप पे एतमाद नहीं है, हमें आपकी जुडिशरी पे एतमाद है, हमें आप लोगों पे एतमाद है। तो आज हमारी बात में इंडिकेट हुई ना कि क्यों विद स्ट्रोक ऑफ अ पेन, यानी कि क्या ये डाक खाना है आरओ का ऑफिस कि वहां से रिजेक्ट होंगे? अली साहब, जहां आप कह रहे हैं कि जुडिशरी का एतमाद, जुडिशरी पे एतमाद करते हैं, एहतराम करते हैं, वहीं फिर शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि हमें एतमाद नहीं है चीफ जस्टिस पे। तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आपकी जमात से ही सामने आती रही है। लेकिन जब आपके काबिल वकील, उस पे तो मेरे ख्याल में कल उस पे तो बैरिस्टर गौर साहब ने क्लियर किया है, और हमारे मरवत भाई जो है वो भी वहीं मौजूद थे, उन्होंने उनकी मौजूदगी में गौर साहब ने वो क्लियर हो गया मामला। जी, उनको उस कमेटी का हिस्सा भी नहीं बनाया गया है जो पार्टी पॉलिसी बयान करेगी, वहां से भी शेर मरवत साहब को हटा दिया गया है, जबकि पार्टी के वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। नहीं, वो हमारे मेन हमारे आदमी है, खान साहब की लॉयल टीम के आदमी है, और बड़ा उन्होंने काम किया है। ये अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में जो एक्टिविटीज हुई हैं उसमें मरवत साहब का अच्छा रोल रहा है। बाकी पार्टी के फैसले, मैं भी तो नहीं हूं ना उस कमेटी में। लेकिन अली साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला कल दोबारा, बहुत से लोग उसमें, आतिफ खान साहब उसमें नहीं है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मामला शुरू होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये मामला शुरू होगा, तो अब देखना ये कि कानूनी तौर पे आपकी टीम कैसे केस को आगे लेके बढ़ेगी, क्योंकि लतीफ खोसा साहब उस दिन मौजूद थे और काजी फायज ईसा साहब बार बार ये सवाल करते रहे कि आप कानूनी बात करें, सियासी बात ना करें, हम आपको कौन सा रिलीफ दे सकते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर का जो मामला है वो तो ट्रिब्यूनल्स में जाएगा और वहां से आपको इंसाफ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल का काम नहीं कर सकती। जब ये भी पूछा गया बेंच की जानिब से कि कितने कागजात आपके अप्रूव हुए, तो कोई नंबर नहीं दे सके। फिर जब नंबर दिया तो ये कहा कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमने सोशल मीडिया से कलेक्ट की है, तो कहीं ना कहीं आपकी कानूनी टीम की कमजोरी भी दिखाई दी गई। तो आपने तो प्रॉपर अपना केस प्रेजेंट करना है कोर्ट में कि किस किस्म का रिलीफ, कानूनी रिलीफ आप अदालत से चाहते हैं। नहीं, हम तो अपने कानूनी नुकात पे अपनी फाइट भरपूर करेंगे, हमारे वकला तैयार होके आएंगे। और आपने मेरी मुस्कुराहट की वजह नहीं पूछी, तो मैं खुद ही चले बता देता हूं कि सरदार लतीफ खोसा साहब और हमारे दूसरे जो ऑनरेबल मेंबरान हैं वो इंशाल्लाह हमारे वकला वहां पे जाके केस लड़ेंगे, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि काजी फायद ईसा साहब काबिल एहतराम हैं, हमारे वकला को प्यार से देखेंगे, और वो इंशाल्लाह अपने आप को जो है अपने कानूनी नुकात पर महदूद रखेंगे हमारे वकला, और पूरी भरपूर तैयारी से आएंगे। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है इंशाल्लाह हमें सुप्रीम कोर्ट से जो है इंसाफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, और हम हमेशा अदालतों का हमने एहतराम किया है। और काजी साहब के बारे में मैं ये कहूंगा कि उन्होंने अच्छा स्टेप लिया है कि चीजें उन्होंने लाइव चलाई हैं, तो बहुत सी चीजें अब आवाम के सामने खुल के आ रही हैं। और अगर फैसला आपके बरक्स आता है तब भी आपका यही मौक़िफ़ रहेगा कि फैसला शायद आपको अच्छा ना लगे लेकिन एहतराम अपनी जगह पे मौजूद रहेगा? देखिए, हमेशा हमने ये किया है, खान साहब ने भी हमेशा ये किया है। ये इससे बड़ा फैसला मेरे ख्याल में 2014 का धरने का था, जो 2015 में जाके फिर उस पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बना, और आपको याद होगा उसमें पता नहीं कितने बेशुमार उसमें हियरिंग्स हुई, उसका फैसला हमारे खिलाफ आया था। शहजाद साहब, आप हमारे सख्त नाकिद भी रहे हैं, आप सब पे सख्त सवाल करते हैं, लेकिन आप नहीं बता सकते कि मैं जिम्मेदार लोगों की बात कर रहा हूं। मैं जो स्कड मिसाइल्स होते हैं पार्टी में उनकी नहीं बात कर रहा, लेकिन खान साहब खुद, शाह महमूद कुरैशी साहब, उस जमाने में असद उमर भाई,
शफकत महमूद साहब, अलवी साहब उस वक्त, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब उस वक्त हमारे मेन आदमी थे, MNA थे उस जमाने में। किसी एक जिम्मेदार आदमी का एक बयान किसी जज की जात लेकिन अली साहब, आपकी मुस्कुराहट, मैं उस वक्त देखा, मैंने उस पर आपको बात नहीं की, मेरी मुस्कुराहट आप देख नहीं सकते, वैसे मैं भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इस बात पे मुस्कुरा रहा था कि जहां आप कहते हैं एहतराम कर रहे हैं, वहीं आपका सोशल मीडिया और पीटीआई के बाकायदा जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से बड़ी ही बेहुदा कैंपेन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से चलाई जा रही थी, और वो तो फैसला भी नहीं आया था अभी तक कोर्ट का, सिर्फ समाअत पे ही उन लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था। तो पार्टी की जिम्मेदारी भी बनती है, जिन बड़े लीडर्स का आपने नाम लिया, कि वो अपने सोशल मीडिया टीम्स को भी कहें कि ये हरकतें ना करें, ये जुडिशरी को प्रेशर में डाल के उनके खिलाफ कैंपेन करके फैसले लेना दुरुस्त नहीं है। शहजाद साहब, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, पार्टी लाइन ये नहीं है। और कल मोहतरम बैरिस्टर गौर साहब ने इसको क्लियर किया है, खान साहब की जो उनकी एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो कौम के सामने रखी है। तो कोई किसी, सिर्फ काजी साहब नहीं, किसी भी जज के खिलाफ कोई ऑफिशियल हमारी ना कोई कंपेन है, ना हो सकता, हम इसका सोच सकते हैं, क्योंकि ये जुडिशरी आज अगर आजाद है, इसमें हमारा भी खून शामिल है, हमने भी इसके लिए बड़े धरने दिए हैं, हमारा लीडर इस जुडिशरी की खातिर जेल गया है। अच्छा, पार्टी लाइन इस हवाले से क्या है? क्योंकि जैसे अभी आपने कहा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, बैरिस्टर गौर साहब यही बात कर रहे हैं, लेकिन जो द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान के नाम से आर्टिकल शाया हुआ है जिसपे बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हम इसको ओन करते हैं और अच्छा आर्टिकल है, उसमें तो वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलना वो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एस्टैब्लिशमेंट और पुल की एजेंसीज पे डाल रहे हैं। अब ये इमरान खान साहब का आर्टिकल है जो इसी हफ्ते शाया हुआ है, वो ये बात कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि नहीं, जिम्मेदार निगरान हुकूमत है, पुलिस है, ECP है, तो ये क्या गुड कॉप बैड कॉप है? इस हवाले से क्या पार्टी लाइन है? यार देखो शहजाद साहब, तहरीक इंसाफ में एक ही कॉप है, वो है गुड कॉप, इसका नाम है इमरान खान। इमरान खान ने हमेशा हमें एक चीज सिखाई है कि ये मुल्क और उसके इदारे इस मुल्क के लिए कितना अहम है। हाँ, इदारों के बगैर मुल्क चलते नहीं है, हमने हमेशा इदारों की सपोर्ट की है, उनको मजबूत किया है। ज्यादातर जो इशू उठा है, मैं आपके प्रोग्राम में क्लियर ये बात कर रहा हूं, दो नुकात ऐसे हैं जिस पे अगर प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती तो कभी भी मसले ना होते, और अब भी अगर हो जाए नहीं होंगे। एक 9 अप्रैल का जब हुआ, हमारी हुकूमत रजीम चेंज जब हुई है, साइफर वाला मामला जिसपे खान साहब ने खुद चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की थी, सदर मुमलिकत को भी रिक्वेस्ट की थी कि जुडिशियल इस मामलात की इंक्वायरी हो, नंबर 1, और नंबर 2 जो 9 मई का वाकया है, हम उस कहते हैं कि उसको बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। हमारी कभी भी तहरीक इंसाफ की कभी कोई पॉलिसी नहीं रही किसी भी स्टेट ऑर्गन के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ, किसी रियासती घर के खिलाफ, किसी बिल्डिंग के खिलाफ, किसी ने अगर कुछ किया है, पार्टी डायरेक्शन नहीं थी, वो उनका इंडिपेंडेंट उनका एक इकदाम होगा। तो इस वजह से हम तो बिल्कुल किसी, जब हम ये कहते हैं हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान की गुर्बत से है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमजोरी से है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान की जो हमारे अरबा इख्तिदार रहे हैं उनकी ज़हनी गुलामी से लेकिन अली साहब, जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा है उस पर तो इमरान खान साहब बाकायदा कह रहे हैं ना, वो तो इदारों की तरफ ही इसका इशारा कर रहे हैं, बल्कि बाकायदा कह रहे हैं कि इदारे इसमें मुलव्वस है। दूसरा, जो 9 मई के वाकयात के बाद भी जरा प्लीज गौर कीजिए कि आपके साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब के बयानात क्या थे। वो ये कह रहे थे कि अगर मुझे पैरामिलिट्री फोर्स अरेस्ट करेंगी, इस अंदाज में करेंगी, तो इन्हीं जगहों के बाहर ही एहतजाज होना था ना, और कहां पे एहतजाज होना था। तो ये बहुत सारी चीजें जिसको आपको क्लियर अप करना है। सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी तो होनी चाहिए, लेकिन आपके अपने बयानात में भी नजरसानी करने की जरूरत है ना। देखें, इस वक्त जो असल चीज है वो ये है कि इस वक्त आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत से नुकसान हुए हैं, ज्यादती इस मुल्क के साथ हर तबके के साथ हुई है। 9 अप्रैल की रात एक इलेक्टेड, एक जमहूरी हुकूमत का इस तरह रात के अंधेरे में घर भिजवा देना, और उस तरह उस रात अदालतों का खुलना, और वो जो सिंध हाउस में हुआ, और वो जो हमारे लोग उनके जो जमीरों के सौदे हुए, कोई कैसे कोई अपनी जमात इस तरह अचानक छोड़ सकता है, भाग सकता है, जा सकता है। और वो फिर साइफर ने सारा क्लियर किया है कि वहां से बाकायदा एक तरह से बात थी कि जनाब अगर ये नहीं होगा तो ऐसे होगा, और ऐसे नहीं होगा तो वैसे होगा, ये सारी क्लियर है। और मैं नहीं कहता, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी खान साहब के नीचे और शहबाज साहब के नीचे, दोनों के नीचे उसने यही कहा कि ब्लड इंटरफेरेंस हुई है। हम ये कहते हैं कि अब आगे बढ़ें। अब 8 फरवरी एक ऐसा मरहम है जो इन जख्मों के ऊपर रखा जा सकता है अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड दें और इंटरफेयर ना करें, अवाम को फैसला करने दें। अवाम खुद ही इन जख्मों पे मरहम रख देगी। बाकी ये हमारे इदारे हैं, हम एक ही धरती के बेटे हैं। किसी ने सिविल कपड़े पहने हैं, कोई फौजी बना, अली साहब एक आखिरी सवाल, इस हफ्ते गालिबन ये फैसला भी होना है, मुझे कहने दीजिए। हमारा मुखालिफ वो है जिसने अभी हमारे कल ही जो पाड़ा चिनार से और उस तरफ जो दहशतगर्दी हुई है, या कुछ दिन पहले जो मियावाली में बेस हमारे एयरफोर्स बेस पे जो अटैक हुआ, या डीए खान में जो हमारे जवान शहीद हुए, या अभी 2 दिन पहले जो हमारे यहाँ मौलाना मसूद रहमान साहब शहीद हुए, हमारे सिविलियंस और फौजी और पुलिस सबको निशाना बनाया जाता है। हमारे मुल्क की
खिलाफ जो है सारी कार्रवाई होती है, न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि हमारे मुल्क के खिलाफ माशी दहशतगर्दी भी होती है। लेकिन तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमने इस इलेक्शन के जरिए आगे बढ़ना है, हम इंतकाम की तरफ नहीं जा रहे। और मैं आपको वीडियो भिजवा सकता हूं जो रमजान में इमरान खान साहब ने बज़मान पार्क में, उनकी बाकायदा वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोई इंतकाम की तरफ नहीं जाएंगे, हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे। और उन्होंने फतेह मक्का की मिसाल दी, जैसा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को आगे लेके गए। तो अगर हम इक़्तिदार में आते हैं, वो सही, वो तकरीर भी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन फिर एजेंसियों के लोगों के नाम बनाना, उनके मजाक उड़ाना, वो भी अपनी जगह पे मौजूद है, उसी दौर के वो वाक़यात है। लेकिन एक आखिरी सवाल अली मोहम्मद खान साहब कि इस हफ्ते बल्ले के निशान का भी फैसला होना है, 13 जनवरी से पहले ये मामला तय होना है। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो आपने सोचा है इलेक्शन कमीशन से किस निशान की दरख्वास्त करेंगे? देखें शहजाद साहब, आपने एक पासिंग कमेंट किया, मैं भी एक पासिंग कमेंट करूंगा। किसी का नाम नहीं बिगड़ना चाहिए, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मुल्क के वजीर आजम को बदन में गोलियां लगी, उस मामले को सीरियस नहीं लिया गया। आज तक वो मामला उसी तरह है। एक चर्सी पोर्टली ने आके बयान दिया, उस मामले में कितनी पेशरफ्त हुई है? इमरान खान के खिलाफ तो केसेस में पेशरफ्त हुई है, उन पे जो हमला हुआ उसमें कितनी पेशरफ्त हुई? इसलिए हम ये कहते हैं कि यार बहुत हो गया है, आओ अब इस मुल्क को आगे लेके चलें, आओ इस 8 फरवरी को कामयाब करें, मिलके इसको कामयाब करें। जो भी इलेक्शन जीते वो मुल्क को आगे लेके जाएगा। बल्ला अगर नहीं मिलता कोई और निशान, लेकिन बल्ला क्यों ना मिले? मैं तो ये कहता हूं कि बल्ला है, कोई बला तो नहीं है, इससे क्यों लोग इतना डर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे बल्ला हमें क्यों ना मिले। इस हफ्ते 13 जनवरी तक जब अलॉट होना है सिंबल, तो उससे पहले अदालतें क्या फैसला करती है, क्या तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक अहम सवाल है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। मुल्क में आम इंतखाबात में अब सिर्फ 1 माह का वक्त रह गया है, मगर अभी तक मुल्क भर में वो इंतखाबी जोश और खरोश और सियासी सरगर्मियां नजर नहीं आ रही जिसकी तवक्को की जा रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और 10 नुकाती इंतखाबी मंशूर भी वाजे कर दिया है, मगर नून लीग ने अभी तक ना इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है, ना नून लीग का मंशूर तैयार है और ना ही टिकटों की तकसीम का मसला अभी तक हल हुआ है, जिससे सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग आखिर हर मामले पर पीछे क्यों है। इस हवाले से नून लीग ये दावा कर रही है कि वो टिकटों की तकसीम के बाद इलेक्शन मुहिम शुरू कर देगी, जबकि अब नून लीग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी 15 या 16 जनवरी को अपना मंशूर सामने रख देगी। इस समेत हम दीगर मामलात में बात करेंगे और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इरफान साहब, क्या वजह है इंतखाबी मुहिम अब तक शुरू नहीं हुई है, टिकटों की तकसीम का मामला फाइनल ही हुआ है, मंशूर अब तक तैयार नहीं है, कहा जा रहा है 15-16 जनवरी को तैयार होगा, ये नून लीग हर कदम पर इस वक्त पीछे क्यों है? बहुत शुक्रिया शहजाद। मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ एक चीज़ में शायद नून लीग थोड़ी सी पीछे होगी, और वो होगी जलसों में या सड़कों पे आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन नून लीग इंतखाबात के हवाले से जो एक संजीदा जमात को करना चाहिए, एक मैच्योर जमात को करना चाहिए, और जो ये समझती है कि शायद हम इक़्तिदार में आ जाएं, तो उसे एक सीरियस एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो कर रही है और सिर्फ वही कर रही है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मंशूर कमेटी हमारी बनी, और अगर आप ये समझते हैं कि किसी जलसे के अंदर खड़े होकर नवाज़ शरीफ साहब 10 निकात जो बयान कर देंगे तो हम अगले दिन कह देंगे जी कि ये 10 निकाती मंशूर है, तो वो मंशूर मियाँ साहब ने दे दिया था अक्टूबर के जलसे मीनार पाकिस्तान में 9 निकात का। लेकिन हम उस मंशूर को हतमी मंशूर नहीं समझते, हम एक इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिन जमातों को आप आगे करार दे रहे हैं, उन जमातों ने कोई एक्सरसाइज नहीं की मंशूर के हवाले से। हमने 32 कमेटीज़ बनाई माहरीन की, वो चैम्बर से मिले, वो साथसा से मिले, वो वाइस चांसलर से मिले, वो हेल्थ के लोगों से मिले, उन्होंने एक इंटेंसिव एक्सरसाइज की है। और उसके बाद हमने एक पोर्टल रखा जिसमें अवाम को हमने कहा कि आप अपनी राय दें, माहरीन अपनी राय दें। इसको आप इंतखाबी एक्टिविटी नहीं समझते, आप समझते हैं कि शायद एक जलसा ही सिर्फ इंतखाबी एक्टिविटी होता है। हमारा मंशूर तैयार है, हम 9 या 10 को टाइम ले रहे हैं मियाँ साहब से, उनके सामने हम मसवदा पेश करेंगे, उसमें जिन चीज़ों की अप्रूवल हो जाएगी हतमी शक्ल में आ जाएगा। हम बड़ी आसानी के साथ 1 पेजर 2 पेजर निकाल के फेंक देते, बहुत सी जमातों ने ऐसा किया है, और जिस जमात का आप हवाला दे रहे हैं उसने एक जलसे में 10 निकात को अपना मंशूर करार दे दिया है। वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल, लेकिन वेरी कन्वीनियंट, कोई मसला ही नहीं। आपने खुद देखा है, नून लीग पहले भी इलेक्शन में गई है, दूसरी सियासी जमातें भी जाती हैं, 1 महीने पहले
ये जो जलसे हैं, रैलियां हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, ये जोशो खरोश नजर आना शुरू हो जाता है, इस दफा नहीं आ रहा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या नून लीग को अभी भी शक है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, शायद इसलिए वो इस वक्त आराम से बैठे हुए हैं, या फिर वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब का किला इतना मजबूत है कि उनको जलसे करने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है? नहीं, जलसे करने की ज़रूरत भी है हमें, लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी भी बड़ी ज़रूरत है हमें। बहुत सी जमातों को वो मसाइल दरपेश नहीं है, ना उनकी बस इतनी भरी हुई है, ना कोई पीछे लटक रहा है, ना कोई छत पे बैठा है, ना उन्हें टिकट देने के हवाले से कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमें मुश्किलात पेश आती रही हैं, हम अल्लाह के फजल से 1-2 दिन में वो मरहला तमाम कर लेंगे। मंशूर के लिए सबसे पहले मुस्लिम लीग नून ने कमेटी कायम की और इलेक्शन सेल सबसे पहले मुस्लिम लीग नून ने बनाया। अगर जलसे की बात है तो जलसा भी शायद सबसे पहले हम ही ने बहुत बड़ा, शायद हमारी अपनी तारीख का बहुत बड़ा जलसा किया, और जलसे आइंदा भी होंगे। लेकिन हम समझते हैं कि हमने करना क्या है और किस तरह करना है और किस तरह मसाइल को काबू में लाना है, ये एक्सरसाइज हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम उस एक्टिविटी में ज़रूर जाएंगे जिसको आप जोशो खरोश कहते हैं, हल्ला गुल्ला कहते हैं, रौनक मेला कहते हैं। इंशाअल्लाह हम उसमें आने वाले हैं, उस फेज़ के अंदर आने वाले हैं। लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आवाम से ज़रूर होनी है, लेकिन हम आवाम से अब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। आवाम की राय को किसी और जमात ने अपने मंशूर में नहीं लिया कि आप लोग बताएं हमें आपके लिए क्या करना है। तो आप इन चीज़ों को भी इंतखाबी एक्सरसाइज समझें, इरफान साहब जलसे को इंतखाबी मश्क ना समझें। जी, लेकिन ये जलसे वगैरह ना करना, क्या इसकी वजह ये है जो इस वक्त क्या सराई हो रही है कि नून लीग को शक है शायद इलेक्शन नहीं होंगे वक्त पे, या नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है उसके बाद हमें ज्यादा मुहिम चलाने की जरूरत नहीं है, हमारा किला बड़ा मजबूत है, ये फीलिंग है? ये फीलिंग हमारे यहाँ कभी नहीं रही है। हम तो ये समझते हैं कि जो सिलसिला रहा है हमारा 2002 के बाद से अब तक, वो ऐसा है कि उसमें 3 इलेक्शन में तो हमें आने नहीं दिया गया, सिर्फ 1 इलेक्शन हमें लड़ने दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड का हाल ये रहा है। और जो इलेक्शन लड़े हैं हम, वो उस वक्त जरदारी साहब सदर थे पार्टी के, उस वक्त भी जो हालात थे हमारे लिए वो आपके इल्म में है। 2018 के हालात आपके इल्म में हैं। हमने अवाम की ताकत पे भरोसा किया है हमेशा, और अब भी हम इसी पे भरोसा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम किसी दूसरे को पिछाड़ने के हवाले से अपना कद ऊंचा नहीं करना चाहते। हमारा कद जो है वो हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पे ऊंचा होगा। आपने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, 5 साल हमारी हुकूमत रही है, 4 साल पीटीआई की, बैक टू बैक ये तीनों हुकूमतें रही हैं। अब तीनों हुकूमतों के हवाले से आवाम से पूछा जा सकता है कि किस हुकूमत ने आपके हवाले से, मुल्क के हवाले से, तरक्की व खुशहाली के हवाले से, बिजली के हवाले से, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से क्या किया है और हमने क्या किया। हम उसकी बुनियाद पे, उस पेडेस्टल पे खड़े होके अपना कद ऊंचा करते हैं। हम किसी को गिरा के नहीं करना चाहते। सही, आप कह रहे हैं कि कद ऊंचा हम कर रहे हैं, किसी को गिराना नहीं चाह रहे। आप ये भी कह रहे हैं कि बस भरी हुई है। लेकिन इरफान साहब, ये किस किस्म की भरी हुई बस है कि जब आप बलूचिस्तान गए तो वहाँ बीएपी से आपने कहा, बाप पार्टी से, कि उनके कुछ लोग आपकी पार्टी में शामिल हो गए, कुछ से आप इत्तेहाद की बात करके आए। जो अर्बन सिंध है, कराची का इलाका, वहाँ आप एमक्यूएम से इत्तेहाद कर रहे हैं। रूरल सिंध में आप जीडीए से इत्तेहाद कर रहे हैं। साउथ पंजाब में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनर्रफ अरकान थे उनको टिकट देने का फैसला किया है। केपी में आप जो है वो जेयूआईएफ से इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं। फिर पंजाब में आईपीपी पार्टी, काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। इतनी पार्टी से प्री इलेक्शन इत्तेहाद आप करने जा रहे हैं, ये बस भरी हुई कहाँ है आपकी? देखिए, ये जो कुछ आपने गिनवाया है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा कोई डिसक्रेडिट है। पीएमएलएन की ख्वाहिश है कि मुल्क जिस मंझधार के अंदर है, ये कश्ती जिस तूफ़ान में घिरी हुई है, हम कितनी ही काविश कर लें, कोशिश कर लें, हमें इज्तमाई काविश की ज़रूरत है, इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत है। और हम सिंध से लेके और बलूचिस्तान से लेके और खैबर पख्तूनख्वा तक या दूसरी जमातों के करीब जाके हम कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं कर रहे हैं किसी के साथ। इक्का दुक्का एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि जब हम इक़्तिदार में आएँ तो ये सारी जमातें ऑन बोर्ड हों और हमारे अहदाफ के लिए, मकासद के लिए, मंशूर के लिए, आइंदा के इक़दामात के लिए हम एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान ना हों, जैसे 4 साल पहले होते रहे हैं।
तो ये हमारा मकसद है। इसका मकसद ये नहीं है कि हमारे पास कोई इलेक्टेबल्स नहीं है, या हमारे पास बंदों की कमी है, या हमारे पास उम्मीदवारों की कमी है। ये तो अभी आप लोग खुद ही कहते हैं कि जी आपकी तो इन फाइटिंग हो रही है। वो इसलिए होती है कि उम्मीदवार एक से ज़्यादा होते हैं तो होती है। हमें उम्मीदवारों की कमी नहीं है, लेकिन एक ब्रॉडर नेशनल कंसेंसस की हम कोशिश कर रहे हैं। सर इनफाइटिंग तो इस हवाले से हो रही है ना, मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि जहांगीर खान तरीन को टिकट देनी है, या कांजू साहब कह रहे हैं कि सिद्दीक बलोच साहब को टिकट दें, वो पहले से नून लीग में लड़ते हैं, उनको टिकट देनी है। यानी कि पार्टी के अंदर की फाइट नहीं है, क्योंकि आप इत्तेहादियों को मिलाना चाह रहे हैं, इसलिए इनफाइटिंग है। आपने ये फैसला करना है कि तलाल चौधरी साहब को टिकट देनी है, या शेर वसीर को देनी है, राजा रियाज साहब को देनी है, या अफजल साहब के साहबजादे को देनी है। ये मसाइल है ना जो बाहर से आप लोग लेकर आए। शहजाद यही मसाइल हैं, मैं इन्हीं की तरफ इशारा कर रहा हूँ। आपने जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जिक्र किया, हम अगर राजा रियाज साहब की तरफ गए हैं या किसी और की तरफ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है और हम 2018 की पीटीआई वाली हरकतों सकनात कर रहे हैं कि इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो। हम पकड़ दकड़ की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों से हमारा एक कह लें अहदनामा हुआ था, जिस वक्त पीडीएम बनी या जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस हुई, हम उस अहद को भी निभाना चाहते हैं, हम अपने बंदों को भी अकोमोडेट करना चाहते हैं। ये मुश्किलात हैं हमारी, और ये मुश्किलात इसीलिए हैं कि हर हल्के में हमें एक से ज़्यादा उम्मीदवार हमारे सामने हैं, अपने भी एक से ज़्यादा हैं, और जब बाहर से आते हैं तो वो तो 2 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये उलझन है हमारी, और इसको हम नहीं समझते हैं कि ये हमारे लिए कोई मसला है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा 2-4 दिनों में। लेकिन इरफान साहब, अगर आप कह रहे हैं कि बड़े संजीदगी से हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं मंशूर के हवाले से, तो जाहिर सी बात है समाजी मामलात हो या जो इकोनॉमिक इशूज़ हों वो तो आप एड्रेस करते हैं, बट एक पार्टी का नज़रिया भी होता है ना। तो ये इस चीज़ पर आप लोगों ने बिल्कुल बहस नहीं की कि जो हम 5 साल कहते आए हैं कि लोटों को पार्टी में नहीं लेंगे, जो बार बार पार्टियां बदलते हैं उनको शामिल नहीं करेंगे, अब उन्हीं को आप टिकट देने जा रहे हैं। 2022 में जब आप बाई इलेक्शन हारे तो आपने उस वक्त यही कहा कि पीटीआई के लोगों को हमने टिकट दी थी जबकि हमारे अपने उम्मीदवार थे, लिहाजा हम हार गए, अब ये गलती नहीं करेंगे। अब फिर आप कह रहे हैं कि हमने वादे उनसे किए थे, बेशक वो 2-4 पार्टियां बदल चुके हैं, लेकिन उनको हम पार्टी में शामिल करेंगे। तो मंशूर के साथ साथ एक सियासी नजरिया भी तो होता है, वो भी बदलने जा रही है नून लीग। नहीं, कोई सियासी नजरिया हम तब्दील नहीं कर रहे हैं। हमने कोशिश ये की है कि जो लोग हमारी पार्टी में थे और हमारी पार्टी छोड़ गए मुश्किल हालात के अंदर, हमें दगा दे गए, हमसे बेवफाई कर गए, उनको हम नहीं ले रहे। वो जहाँ जा चुके हैं। इसके अलावा हमारी जो पॉलिटिक्स होती है उसमें मसलहत भी होती है, उसमें हिकमत अमली भी होती है। आप एक रिजिड रिजीम का तजर्बा देख चुके हैं और उसका अंजाम भी देख चुके हैं। हम उस रिजिडिटी को अपनी मीरास नहीं समझते। हम एक कुशादा दिली के साथ और एक अच्छे जज्बे के साथ मामलात को वसते नज़री से देख रहे हैं, और इसलिए हम किसी नज़रिए पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। जो हमारे साथ आएगा हम उसके नज़रिए पे नहीं चलेंगे, वो हमारे नज़रिए पे ही चलेगा, वो हमारी गाड़ी पे चलेगा और हमारे मंशूर पे चलेगा और हमारी हिकमत अमली पे चलेगा। अगर 8 या 10 अफराद हम ले रहे हैं बाहर से, तो क्या वो 8-10 अफराद हमारे सैकड़ों लोगों को हाईजैक कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा। चलिए, उस वक्त तहरीक इंसाफ भी यही कह रहे थे कि ये हमारी पार्टी में आए तो हमारे नजरिए पे चलेंगे, बाद में वही सबसे पहले छोड़ के गए। एक आखिरी सवाल इरफान सिद्दीकी साहब, कि जो आपका मंशूर है रियलिस्टिक है या, और मैंने पढ़ी है खबरें कि रियलिस्टिक होगा, या जिस किस्म की बातें 21 अक्टूबर को की थी नवाज शरीफ साहब ने, वो तो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी कह रही है 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को हम मुफ्त बिजली देंगे, तनख्वाहें डबल कर देंगे। ये इस माशी हालात में पॉसिबल नहीं है। आप लोग रियलिस्टिक बजट बनाने जा रहे हैं, मंशूर बनाने जा रहे हैं, या फिर अवाम को ये स्वाने ख्वाब भी दिखाएंगे? जी शहजाद, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जब एक बड़ी मीटिंग में नवाज शरीफ साहब ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने पहली तलकीन ही ये की थी कि आप हरगिज़ कोई सब्ज़ बाग वाली बात या कोई फ़रेब देना या कोई ख्वाब दिखाना ये ना कीजिए। वो चीज़ें कीजिए जो प्रैक्टिकल हों, डूएबल हों, और जो हम आवाम के सामने जब अल्लाह ताला हमें मौका देता है तो उन पे अमल कर सकें, और जाते हुए हम कह सकें कि ये वादे हमने किए थे। हमने कहा था लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, तो हम
था दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे तो हम ख़त्म करके जा रहे हैं, हमने कहा था सरमायाकारी लाएंगे तो हम सी पैक दे के जा रहे हैं। इसी तरह हम ऐसे वादे करेंगे इंशाल्लाह जो डूएबल्स होंगे। जब इंशाल्लाह आपका मंशूर सामने आएगा तो फिर उस पर मजीद हम बात भी करेंगे कि कितना वो रियलिस्टिक है और कितने ऐसे टारगेट्स हैं जो कि अचीव करना शॉर्ट टाइम में मुश्किल होंगे। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे सिलसिला। वेलकम बैक। द इकोनॉमिस्ट में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 दिन पहले शाया होने वाला मजमून अब भी तवज्जो और बहस का मरकज बना हुआ है और 3 दिन बाद भी इस मजमून में लोगों की दिलचस्पी का क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि निगरां वफाकी हुकूमत और बिलखसूस निगरां वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी को जाता है, जिन्होंने 2 दिन पहले द इकोनॉमिस्ट पर तनकीद करते हुए बरतानवी सहाफ़ती इदारे के एडिटर से जवाब तलब करने का दावा किया था। मगर दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद से द इकोनॉमिस्ट दबाव में आने के बजाय कम अज़ कम 4 बार इस कॉलम को समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर रीपोस्ट कर चुका है और सोशल मीडिया पर यह तबसरे किए जा रहे हैं कि मुर्तज़ा सोलंकी के एतराज़ के बाद बरतानवी जरीदा इकोनॉमिस्ट उन्हें ट्रोल कर रहा है। हैरत की बात यह है कि निगरान वज़ीर इत्तलात इसे गोस्ट आर्टिकल करार दे रहे हैं, यानी मुर्तज़ा सोलंकी ये दावा कर रहे हैं कि आर्टिकल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं लिखा। मगर जब हमने कल उस प्रोग्राम में मुर्तज़ा सोलंकी से सवाल किया कि द इकोनॉमिस्ट एक मोतबर और बैनुल अक़वामी इदारा है, इसने तहकीक करके ही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह आर्टिकल छापा होगा, तो मुर्तज़ा सोलंकी ने द इकोनॉमिस्ट की साख पर सवाल उठाते हुए कहा कि गलती तो किसी बड़े इदारे से भी हो सकती है, द इकोनॉमिस्ट ने अवाम को गुमराह किया है। नाम से एक मजमून छापा गया है और हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई मजमून उन्होंने नहीं लिखा। ये एक गोस्ट आर्टिकल है, जो अखबार है या मैगजीन है ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये नहीं हो सकता कि शहजाद इकबाल का मजमून मुर्तज़ा सोलंकी के नाम से छाप दे। मुर्तज़ा साहब, आपको खुद पता है, आप सहाफ़ी भी हैं, द इकोनॉमिस्ट जो है बहुत ही नामवर इदारा है, क्रेडिबल इदारा है। आपके ख्याल में कोई भी गोस्ट आर्टिकल होगा वो वेरिफिकेशन के बगैर, उसको डबल चेक किए बगैर छाप देंगे? ये तो एक आपने मंतक की बात की, बहुत बड़े बड़े इदारों से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। ये कोई सबूत नहीं है इस बात का कि जी कोई बड़ा इदारा बड़ी गलती नहीं कर सकता। मुर्तज़ा सोलंकी दावा कर रहे हैं कि ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आर्टिकल नहीं है और वो द इकोनॉमिस्ट से इस पर जवाब तलब करना चाहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिसके नाम से ये आर्टिकल शाया हुआ है, यानी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, वो खुद इसे डिसोन नहीं कर रहे, जबकि उनकी जमात भी इस आर्टिकल को ओन कर रही है। इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपा है, बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है और आर्टिकल छपवाना और छपना ये मैटर ऐसा नहीं करता। नहीं, किसी आर्टिकल छपवाने के लिए कोई तरीक़ाकार वजह है कि आप कर लें। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल करें, आप गूगल भी कर लें, तो आप सारी की सारी जो पैरामीटर्स उठाते हैं वो आप उन दे सकते हैं। तो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस और उनकी जो व्यू है वो तो आते रहें। एक आर्टिकल छपा है और उनसे मनसूबे और हम ओन करते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान अपने चेयरमैन के आर्टिकल को ओन कर रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं इमरान खान ने जेल से ये खुद लिखकर भेजा हो। और बैरिस्टर गौहर अली खान की बात दुरुस्त भी है, क्योंकि अगर ये आर्टिकल इमरान खान की हिदायत पर उनकी रजामंदी से किसी और ने लिखकर दिया है, तब भी इमरान खान के नाम से ही शाया होगा और इसमें द इकोनॉमिस्ट की सहाफ़ती जिम्मेदारी पर सवाल तो उठता ही नहीं है। इसके अलावा निगरान वफाकी वजीर का दूसरा एतराज़ ये है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स जो जेल में है उसे यह हक हासिल नहीं है कि वो आर्टिकल लिखे या इंटरव्यू दे, इसलिए जेल में कैद सजा याफ्ता शख्स के किसी आर्टिकल को शाया नहीं होना चाहिए। इनके इस मौक़िफ़ पर हमने इस हवाले से मुर्तज़ा सोलंकी का पुराना मौक़िफ़ उनको याद दिलाया, जिसमें उन्होंने सजा याफ्ता शख्स के बुनियादी हकूक़ की बात करके सजा याफ्ता शख्स के इंटरव्यू को दुरुस्त करार दिया था। हमने उनसे ये सवाल भी किया कि जब नून लीग के कायद नवाज शरीफ पिछले साल 21 अक्टूबर को वतन वापस आए थे तो वो भी उस वक्त एक सजा याफ्ता शख्स थे, मगर उस वक्त तमाम निजी टीवी चैनल समेत पीटीवी ने भी मीनार पाकिस्तान जलसे की उनकी मुकम्मल तकरीर नशर की थी। और देखिए इस तजाद पर उनका क्या मौक़िफ़ था। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, तमाम जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन्होंने कवरेज की, उनकी तकारीर दिखाई। उससे पहले लंदन में थे तब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती थी। पीटीवी ने बाकायदा उस जलसे की कवरेज की और कहा, उनकी हेडलाइन ये थी कि फातिहाना रिटर्न हुआ है नवाज शरीफ का। तो उस वक्त तो बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपकी ये पोजीशन नहीं थी कि कोई शख्स कन्विक्टेड है तो कैसे उसका जलसा नशर किया जा रहा है, आपने ये पोजीशन तो नहीं दी थी। कन्विक्शन है वो उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पर किस पर क्या इल्ज़ाम है, किस पे क्या कन्विक्शन है, वो भी मैटर करती है। ये फैसला तो अदालतें करेंगी ना, ये माज़रत के साथ कोई वजीर तो नहीं करेगा बैठ के, या पीटीवी तो नहीं करेगा कि इसका इल्ज़ाम हमें कमज़ोर लग रहा है, इसकी कन्विक्शन कमज़ोर है तो हम इसको दिखा देते हैं, किसी की कन्विक्शन मजबूत लग रही है तो उसको ना दिखाते। अदालतों ने फैसला कर लिया है और आपने देख लिया। वो तो बाद में हुआ है ना, 21 अक्टूबर को जब आए उस वक्त तो फैसला नहीं था ना।
जी, उस वक्त भी उनकी जो सज़ा थी वो मुअत्तल थी। जी, सज़ा तो इमरान खान की भी मुअत्तल है, लेकिन उन पर और बहुत सारे सीरियस चार्जेस हैं और वो आज़ाद शहरी नहीं है और वो ज़मानत पर भी नहीं है, और अदालत ने उनको ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जो कि नवाज शरीफ को दी गई थी। जज साहब ने तो कहा था ना कि जब तक कन्विक्शन नहीं होती शख्स मासूम है, अथर मिनुल्लाह साहब ने कहा था, और कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हुई साबिक चेयरमैन की। मुर्तज़ा सोलंकी बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुजरिम इमरान खान और मुजरिम नवाज शरीफ के बुनियादी हकूक़ में क्यों फ़र्क है, और क्यों सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ की तकरीर दिखाना दुरुस्त था, और क्यों सज़ा याफ्ता इमरान खान का आर्टिकल शाया करना दुरुस्त नहीं है। ताजुब की बात यह है कि निगरां वफाकी वज़ीर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल के अंदर से एक आर्टिकल लिखने पर हैरानी और नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, जबकि इसमें कोई नई बात या अनोखी बात नहीं है, क्योंकि माजी में भी जेल में कैद सजा याफ्ता लोगों का मौक़िफ़ किसी न किसी मीडियम के जरिए सामने आता रहे, चाहे वो इंटरव्यू हो, आर्टिकल हो या किताब हो। हमने खुद 2018 में अडियाला जेल जाकर मरियम नवाज और नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया था, जो उस वक्त चैनल पर नशर भी हुआ और रोजनामा जंग में शाया भी हुआ, जो आपको इस वक्त अपने स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। हमने मरियम नवाज और नवाज शरीफ का ये इंटरव्यू उस वक्त किया था जब वो सजा याफ्ता थे और अडियाला जेल में कैद थे। अहम बात यह कि ये इंटरव्यू उस दौर में किया गया जब मुल्क में इमरान खान की हुकूमत थी, मीडिया पे कई कतगने थी, शरीफ खानदान का मौक़िफ़ देने में रुकावटें थी और साबिक DG ISPR मीडिया को मुस्बत रिपोर्टिंग की हिदायत जारी करते थे। लेकिन उस वक्त भी ना किसी ने जेल रूल्स पर सवालात उठाए, ना ही किसी ने यह सवाल किया कि जेल से सियासी इंटरव्यू कैसे दिया गया। कई सियासी समाजी रहनुमाओं ने जेल के अंदर से कई खतूत और आर्टिकल शाया किए हैं, मगर हैरत की बात यह कि हमारे निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी जेल के अंदर से लिखे गए एक आर्टिकल की द इकोनॉमिस्ट में इशात पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और इनसे जवाब तलब करने का दावा कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जबरी गुमशुदगियों और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ एहतजाज करने वाले बलोच मुजाहिरीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने 18 दिन से धरना दिए बैठे हैं। इन मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इनके प्यारे जो जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए हैं उनको बाज़ियाब किया जाए या उनके मुतालिक मालूमात दी जाए कि वो जिंदा है या नहीं, और अगर उनमें कोई किसी गैर कानूनी या रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है और रियासत के पास उसके शवाहिद हैं तो उसे अदालत के सामने पेश किया जाए। इन मुतालबात के साथ इन मुजाहिरीन ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था, जो 20 दिसंबर की रात इस्लामाबाद पहुंचा था। बलूचिस्तान से आए मुजाहिरीन ने इन मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 7 दिन की डेडलाइन दी थी, जो 2 दिन पहले ख़त्म हो चुकी है, और धरना मुंतज़िमीन ने अब एहतजाज के तीसरे मरहले का ऐलान किया है। बलोच यकजहती काउंसिल की रहनुमा डॉक्टर महारंग बलोच ने डेडलाइन के खात्मे पर ऐलान किया था कि वो धर्रे के मकाम को अब तब्दील करके अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने मुंतकिल करेंगी। बलोच मुजाहिरीन के इस धरने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को एक्शन लेने से मना किया है और CDA इंतजामिया को मुजाहिरीन को सहूलियात देने का हुक्म भी दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने पुरअमन एहतजाज को जायज़ और शहरियों का हक करार दिया है। इसके अलावा निगरां हुकूमत ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी थी, लेकिन मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। लापता अफराद का मसला संजीदा और नाजुक होने के साथ साथ एक पेचीदा मसला भी है। लापता अफराद के लवाहिकीन का दावा है कि उनके प्यारों को रियासती इदारों ने जबरी तौर पर गुमशुदा किया और बहुत से लापता अफराद को मावराए अदालत कत्ल भी किया गया। जबकि दूसरी तरफ एक राय यह भी मौजूद है कि लापता अफराद रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और बलूचिस्तान में दीगर मुहब्ब वतन अफराद के कत्लो गारत में मुलविस हैं, और ये लोग असखुद रूपोश हैं और रियासती तहवील में नहीं हैं। पाकिस्तान के मौजूदा निगरां वज़ीर आज़म अनवर और काकड़ का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, और उनका भी ये मौक़िफ़ है कि लापता अफराद पर प्रोपेगेंडा हक़ाइक़ से मुख्तलिफ है। लापता अफराद के इस मुतालबे पर कि अगर किसी शख्स ने रियासत के खिलाफ कोई काम किया है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए, इस पर कुछ रोज़ पहले निगरां वज़ीर आज़म अनवर और काकड़ ने कहा था कि हमसे कहा जाता है कि लापता अफराद को अदालतों में पेश किया जाए, मगर हम इन अफराद को अदालतों में कैसे पेश करें जब अदालतें ऐसे अफराद को सज़ा ही नहीं देती और वो अदालतों से छूट जाते हैं। नहीं पता इन लोगों को कि ये दहशतगर्द हैं, कहते हैं जी इनको अदालतों में पेश करें। 90,000 आदमी यहाँ कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। कहें ये वो सीधा निज़ाम है? किसने ठीक, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना था या वापडा ने करना था? ये मेरा काम नहीं था कि इन कवानीन को दुरुस्त करके उन टेररिस्ट को, कवानीन इसलिए होते हैं कि उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, इसलिए नहीं होते हैं कि उनको लाइसेंस दी जाए कि वहां से छूट जाए।
वज़ीर आज़म का शिकवा है कि अदालतें ऐसे अफराद को सजाएं नहीं देती। अगर वाकई ऐसा है तो भी इसका हल अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने में है और ट्रायल को स्पीड अप करने में है। अदालती सुस्त रवि या सजाएं ना मिलने को किसी गैर आइनी या गैर कानूनी इकदाम के जवाब के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।